सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी चाणक्य के बारे में है। चाणक्य तक्षशिला के एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे। तक्षशिला उन दिनों सभी प्रकार की विद्याओं का केंद्र माना जाता था। तक्षशिला के समान ही उस जमाने में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा करके चाणक्य पाटलिपुत्र में और अध्ययन के लिए आ गए। उस समय मगध के सिंहासन पर घनानंद नाम का राजा राज्य करता था। वह जाति से शूद्र था। घनानंद बहुत ही लोभी था। वह प्रजा पर ज्यादा कर लगाकर अपने खजाने में धन इकट्ठा किया करता था। किंतु जिस समय चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे, उस समय तक घनानंद के स्वभाव में बड़ा अंतर आ चुका था। उसने दान बांटने के लिए एक दानशाला खोल दी थी और उसके प्रबंध के लिए एक समिति बना दी थी। इसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण होता था। नियम बना दिया था कि समिति का एक अध्यक्ष 1 करोड़ मुद्रा तक का दान किसी को भी दे सकता है। चाणक्य विद्वान तो थे ही, अतः शीघ्र ही उनकी योग्यता और विद्वता का सिक्का पाटलिपुत्र में भी जम गया। उन्होंने दानशाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। चाणक्य जहां विद्वान और अनोखी प्रतिभा वाले थे, वहां उनके साथ एक कठिनाई भी थी कि वह बहुत ही बदसूरत रंग से काले थे। भाग्य की बात कि एक दिन घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य को बुलाया। इससे पहले उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। चाणक्य की सूरत देखते ही राजा को क्रोध आ गया। उसने आज्ञा दी कि चाणक्य को दरबार से बाहर किया जाए। चाणक्य यह अपमान कैसे सहन कर सकते थे? उन्हें भी बहुत क्रोध आया। वह गुस्से से थरथर कांपने लगे। उन्होंने दरबार में अपनी चोटी खोल दी और राजा की तरफ मुंह करके बोले, नीच, तूने आज मेरा भरे दरबार में जो अपमान किया है, उसका बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। मैं तुझे और तेरे वंश को मलिया मेट करके मगध के राज सिंहासन पर किसी कुलीन व्यक्ति को बिठाऊंगा। मैं जब तक ऐसा नहीं कर लेता, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। यह कहकर चाणक्य गुस्से में ही दरबार छोड़कर चले गए। वह पाटलिपुत्र से बाहर जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हो गई। यही चंद्रगुप्त बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त को देखकर चाणक्य को लगा कि उसमें सचमुच ही राजा बनने के सारे लक्षण हैं। बस वह उसे अपने साथ लेकर तक्षशिला चले गए। वहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त को 7-8 वर्ष तक शस्त्र विद्या और अन्य शास्त्रों की पूरी शिक्षा दी और अपनी देखरेख में उसे सब प्रकार की विद्याएं सिखाकर बहुत ही विद्वान पटु बना दिया। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त के द्वारा ही नंद वंश का नाश करवाया। जिस समय चंद्रगुप्त तक्षशिला में चाणक्य के पास रहकर शस्त्र विद्या और शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, लगभग उसी समय भारत पर मकदूनिया राजा सिकंदर ने हमला किया था। यह ईसा से 327 वर्ष पहले की बात है। सिकंदर सारे यूनान पर अधिकार कर चुका था और उसकी फौजें ईरान के विशाल साम्राज्य को रौंदती हुई भारत की तरफ बढ़ रही थी। वह सारे संसार को जीतने का स्वप्न देख रहा था। सिकंदर के हमले के समय भारत के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी की घाटी और पंजाब में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। यूनान की प्रबल और सुसंगठित सेना के सामने ये छोटे राज्य टिक नहीं सके। कुछ राजाओं ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया। इनमें राजा पुरु का नाम सबसे ऊपर आता है। उसने सिकंदर की तूफानी बाढ़ को बहुत बहादुरी से रोका। दूसरे राजाओं की तरह पुरु भी युद्ध में पराजित हुआ, लेकिन सिकंदर और उसकी यूनानी फौज को मालूम हो गया कि भारतीयों से टकराना चट्टान के ऊपर सिर मारना है।
उसकी हिम्मत व्यास नदी को पार करके आगे बढ़ने की नहीं हुई और वह भारत के जीते हुए भाग पर अपने सूबेदार नियुक्त करके वापस लौट आया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने देखा कि किस तरह आपसी फूट के कारण भारत के पश्चिमी भाग पर यूनानियों का शासन स्थापित हो गया है। सिकंदर के लौट जाने पर चाणक्य ने देश को यूनानी शासन से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाया। उसकी दृष्टि में विदेशी शासन सबसे बड़ी बुराई थी। अतः चंद्रगुप्त को आगे कर पंजाब में एक छोटी मोटी सेना एकत्र की और उसको इस सेना का सेनापति बनाया। चंद्रगुप्त के हाथ मजबूत करने के लिए चाणक्य ने पंजाब के कुछ पहाड़ी राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त के युद्ध कौशल के मिलने का ही फल था कि सिकंदर के हमले के 3 वर्ष के अंदर ही भारत भूमि से यूनानियों का सफाया हो गया और विदेशी शासन का निशान तक नहीं रहा। इसके बाद चाणक्य ने अपना ध्यान मगध की ओर किया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा अभी तक याद थी। वे नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने की योजना बनाने में लग गए। चाणक्य ने अपनी कूटनीति द्वारा राजा नंद के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और अपने बुद्धि बल से उन्होंने उस षड्यंत्र को सफल बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल मगध के सिंहासन पर ही बिठाया बल्कि बाद में मगध के साम्राज्य को फैलाने में भी उनकी बराबर सहायता की। चाणक्य निसंदेह त्यागी थे। उन्होंने कभी भी महलों में रहना स्वीकार नहीं किया। चंद्रगुप्त जैसे महाप्रतापी सम्राट के प्रधानमंत्री होकर भी वे कुटिया में ही रहते थे, सादा खाना खाते थे और सादा वस्त्र पहनते थे। सारे साम्राज्य पर उनका हुक्म चलता था। चंद्रगुप्त स्वयं उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा होता था। चाणक्य के समय भारत में 2 प्रकार की राज्य प्रणालियां थी, राजतंत्र और गणतंत्र। उस समय भारत में जो गणतंत्र थे उनका राजकाल आजकल के गणतंत्र की तरह प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने अपने समय में छोटे छोटे गणतंत्र को मिलाकर एक राजा की अधीनता स्वीकार करने की सहमति दी। चाणक्य के मत में राजा का आदर्श प्रजा के पालन व कल्याण की चिंता करना होना चाहिए। वही राजा अच्छा है जो प्रजा के सुख के आगे अपने सुख की परवाह ना करे। प्रजा के सुखी होने में ही अपना हित है। उन्होंने यह भी लिखा कि राजा की आज्ञा के सामने वेद और धर्म शास्त्रों में दी गई हिदायतें तुच्छ हैं। राजधर्म, मंत्रियों की परिषद, राज व्यवस्था, राज्य के अर्थ की व्यवस्था, न्याय आदि विषयों पर चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत विस्तार से लिखा है। चाणक्य ने अपनी बुद्धि के चमत्कार से यूनानी शासकों को बाहर निकाल दिया। साथ ही उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल भारतीय साम्राज्य की नींव डलवाई। तो ये थी चाणक्य नीति, कैसे उन्होंने सिकंदर को बाहर निकाला और एक अच्छे शासक में क्या गुण होने चाहिए ये बताया। तो ये थी कहानी कि किस तरह से चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लिया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने 3 दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।